नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है द्वितीयक क्रियाकलाप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विश्व के जितने भी उद्योग से संबंधित सवाल बनते हैं वो इस वीडियो में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बेल आइकन दबाने के बाद में वीडियो पूरा देखने के बाद ये वीडियो जो भी भूगोल के प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जितने भी एस्पिरेंट स्टूडेंट हैं उनको शेयर भी कर दें। स्टार्ट करते हैं द्वितीयक क्रियाएं। तो इस वीडियो में सबसे पहला जो द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत अपना सवाल बनता है वो ये है कि द्वितीयक क्रियाओं में हम किन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। तो हमें सीधा सा उत्तर देना है इसका। इस सवाल का उत्तर होगा विनिर्माण से संबंधित जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनको हम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। विनिर्माण के अंतर्गत क्या होगा कि प्रकृति से प्राप्त जितने भी कच्चे माल हैं उनको हम उद्योगों में ला करके और औद्योगिकरण की प्रोसेस के बाद जब नया स्वरूप उनको दे दिया जाता है, जैसे कपास से हम सूती वस्त्र का निर्माण कर देते हैं तो ये विनिर्माण की श्रेणी में आ जाएगा। सूती वस्त्र, लोहा अयस्क से लोहा इस्पात बना देते हैं, ये विनिर्माण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऐसे जितने भी उद्योग हैं वो विनिर्माण की श्रेणी में आएंगे। विनिर्माण के अंतर्गत जितने भी श्रमिक कार्य करते हैं उनको हम नीला कॉलर श्रमिक नाम देते हैं। नीला कॉलर श्रमिक, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। उदाहरण के स्वरूप जैसा कि इस बुक में आपको इस बुक से जो सवाल उठने वाले हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ। इस बुक में लोहा इस्पात की बात करनी है, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर से अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, अंतरिक्ष यान, ये सारे के सारे विनिर्माण के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है। इसमें विशेषता क्या रहेगी कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का निर्माण एक उद्योग के अंतर्गत किया जाता है, ये इसकी विशेषता रहेगी। तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाने वाला है। तृतीय विश्व में किसको सम्मिलित करेंगे? जो विकसित राष्ट्र हैं, उन विकसित राष्ट्रों का जो श्रेणी है उसको हम तृतीय विश्व के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। जैसे यूरोप हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, रूस हुआ, चीन हुआ, ये सारे के सारे विकसित राष्ट्रों के अंतर्गत आएंगे और तृतीय विश्व को इंडिकेट करते हैं। अब बात ये आई कि आधुनिक बड़े पैमाने पर विनिर्माण उद्योग की जो विशेषताएं हैं उनको हमने देखना है। तो पहली विशेषता इसके अंतर्गत आएगी कि कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियां। मतलब जब तक अपने को तकनीकी ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमारे पास प्रॉपर उस उद्योग को चलाने के लिए प्लान और विधियां नहीं है, तब तक हम उस उद्योग को नहीं चला सकते, उसका अच्छे से संचालन नहीं हो सकता। तो पहली विशेषता इसकी कौशल और उत्पादन की विधियां रहेगा। दूसरी इसकी विशेषता रहेगी यंत्रीकरण। यंत्रीकरण का सीधा सा मतलब मशीनों से है कि उस उद्योग के अंतर्गत जो भी कार्य संपादित किए जा रहे हैं उनमें कौन कौन सी मशीनें हैं जो इस्तेमाल की जा रही हैं, ये अपने ध्यान में रखना है यंत्रीकरण के अंतर्गत। प्रौद्योगिकी है, नवाचार। अब इसमें हमें क्या देखना है कि उद्योगों में हम के क्या नए एस्पेक्ट हैं जो जोड़ सकते हैं। नए एस्पेक्ट जैसे जैसे जुड़ते चले जाएंगे उसमें नवाचार आता जाएगा, क्योंकि तकनीक, मशीनीकरण और मशीनीकरण के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त स्टाफ, ये सारा का सारा आपको नवाचार
प्रतिपल करना पड़ेगा, तब जा करके औद्योगिक विकास हो पाएगा। संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण, ये इसकी आधुनिकता से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें होता क्या है कि एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र होना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पर सारी बात कर करके आए हैं। इसमें जो श्रम विभाजन है, कम प्रयास के, अल्प लागत के, ये आपने ध्यान में रखना है। यदि कम प्रयास और अल्प लागत से संबंधित और अधिक माल उत्पादन हो जाए तो यहाँ पर एक चीज़ निकल करके आती है जिसको कहते हैं बचत। ये बचत को इंडिकेट करने वाली चीज़ है। अधिक पूंजी लगानी है ताकि उद्योग फ्लरिश हो। बड़े संगठन की ज़रूरत होती है ताकि इस पर नियंत्रण रखा जाए, और प्रशासनिक अधिकारी वर्ग होना चाहिए ताकि इसको सुनियोजित तरीके से चलाया जा सके। अनियमित भौगोलिक वितरण, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। कोई भी उद्योग हो, वो सबसे ज़्यादा यदि फ्लरिश होता है, स्थापित होता है, तो वो मैदान में होता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो सबसे ज़्यादा यदि कहीं भी उद्योग विकसित होगा वो मैदान में होगा। मैदान के साथ आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उस पर राजनीतिक शक्ति का केंद्र हो, आर्थिक शक्ति का केंद्र हो, ट्रांसपोर्टेशन का केंद्र हो, बाजार का केंद्र हो। ये सारी की सारी चीज़ इसमें लागू करनी है। जैसे बाजार तक अभिगम्यता, इस पर तो स्टार लगा लो। ये आरपीएससी का बहुत ही अच्छा सवाल है कि उद्योग की स्थापना के लिए सबसे प्रमुख यदि कोई कारक इसको प्रभावित करने वाला है तो वो उद्योग की स्थापना के लिए बाजार ही सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा। बाजार, निकटवर्ती यदि बाजार है तो वहाँ पर उद्योग की माल खपत के लिए सबसे आदर्श स्थिति बन जाएगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एक यहाँ पर विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ ये पूछ रखा है, जो कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हाथ से बनाना। लेकिन हम भूगोल में विनिर्माण का अर्थ क्या लेकर के चलते हैं कि प्रकृति से मिले हुए पदार्थ का स्वरूप चेंज करके, स्वरूप बदल करके उसको नया रूप दे देना, वो क्या कहलाता है, विनिर्माण। सीधा सीधा हम किससे लेकर के चलते हैं, उद्योगों से इसका अर्थ लेकर के चलते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब बाजार की बात जैसे हमने की है, बाजार की बात करें तो उत्तरी अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये विश्व के बड़े बाजार केंद्र है, बाजार केंद्र। लेकिन एक उद्योग के लिए ऐसा भी क्षेत्र होता है जहाँ पर खपत ज़्यादा हो। खपत ज़्यादा हो, वो कौन सा क्षेत्र होगा, जहाँ पर जनघनत्व ज़्यादा हो। और जनघनत्व में कौन सा क्षेत्र आपको विश्व में सबसे प्रमुख मिलेगा, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखना है। क्लियर है। कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, यदि कच्चा माल निकटवर्ती स्थान पर मिलेगा तो उसमें परिवहन चार्ज कम होगा। परिवहन चार्ज कम होगा, परिवहन चार्ज यदि कम लगा है तो वो उद्योग बहुत ही अच्छे से स्थापित होने के चांस रहते हैं। तो कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता ये एक प्रमुख कारक बन जाता है। श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, यदि निकटवर्ती स्थान पर आपको सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, कुशल श्रमिक मिल जाते हैं, तो वहाँ पर उद्योग स्थापना के चांस बहुत अच्छे होंगे। शक्ति के संसाधनों तक अभिगम्यता, सीधा सा अर्थ इसका ये रहेगा कि आप विद्युत आपूर्ति कितने अच्छे से कर सकते हैं, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। विद्युत आपूर्ति के साथ कौन कौन सी विद्युत आपूर्ति, खनिज तेल के रूप में और जल विद्युत के रूप में। मतलब खनिज तेल के रूप में भी आपके पास वहाँ संसाधन होना चाहिए और जल विद्युत के रूप में भी, इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है।
परिवहन और संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। मैंने बहुत बार ये बात कही है कि बाजार और परिवहन ये दो प्रमुख चीज है किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए। सबसे प्रमुख तो बाजार आ जाएगा, दूसरा प्रमुख परिवहन आ जाएगा। यदि इन दोनों कारक की आदर्श स्थिति कहीं बनती है तो वो उद्योग स्थापना के लिए सर्वोत्तम स्थिति होगी। किसके साथ? यदि कहीं भी कच्चा माल है, कच्चे माल के साथ ये दो स्थिति हैं तो। क्लियर है? वहां सरकारी नीति कैसी है? वो सरकारी नीति क्या उद्योग स्थापना के लिए आदर्श हैं, सरकारी सहयोग हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा है, वो उद्योग बहुत ही अच्छे से स्थापित होएगा। समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता और उद्योग के मध्य संबंध, इस चीज को आपने ध्यान से समझना है कि प्रधान उद्योग जो होता है, मुख्य उद्योग जो होता है, उसके नज़दीक अन्य छोटे छोटे और लाभान्वित करने वाले छोटे छोटे उद्योगों की एक पूरी श्रृंखला हो तो जो प्रमुख उद्योग है उसको बहुत संबल मिलता है, उसको बहुत बल मिलता है, उसकी जो वृद्धि होती है वो बहुत आदर्श रूप में होती है। तो ये भी उद्योग स्थापना को बहुत अच्छे कारक के रूप में जाना जा सकता है। नेक्स्ट है स्वच्छंद उद्योग। बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल, सीधा सा आपने ये ध्यान में रखना है कि ऐसे उद्योग जो प्रदूषण ना करे, प्रदूषण ना फैलाएं। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो वो क्या कहलाएंगे? स्वच्छंद उद्योग कहलाएंगे। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं। उदाहरण पूछे तो जितने भी कंप्यूटर से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं, वो सारे के सारे निर्माण जिन उद्योग में होते हैं वो स्वच्छंद उद्योग के उदाहरण है। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान में रखना। ISI इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन इंडेक्स जिस पर मार्क का लगा हुआ है वो स्वच्छंद उद्योग से संबंधित होता है, लेकिन ये मार्क का स्टैंडर्डाइजेशन इंडेक्स जो है वो लगाया जा सकता है जिसमें ये जीरो हैं, ये प्रदूषण जीरो हैं, वो प्रॉपर स्वच्छंद उद्योग के अंतर्गत आएगा जो कि कंप्यूटर से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का निर्माण है। नेक्स्ट, विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण की बात करते हैं। देखें, वर्गीकरण के कुछ आधार होते हैं, जैसे आकार के आधार पर देखें तो हम उद्योगों को कुटीर उद्योग, जिसको घरेलू उद्योग भी कहते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग, तो हमने कितने रूपों में बांटा है इसको? 3 रूप में बांटा है। जैसे कि कुटीर उद्योग की हम बात करते हैं। कुटीर उद्योग क्या है कि एक ही परिवार के लोग मिल करके जो उद्योग चलाते हैं, जैसे कुम्हार, लुहार, सुनार या चमड़े के उद्योग से संबंधित या बांस और स्थानीय वन से संबंधित जितनी भी प्रकार की शिल्पकारी की चीज़ें बनती हैं, औजार से संबंधित जितनी हैं, ईंट से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, जो एक ही परिवार मिल करके बनाता है, उसको हम कुटीर उद्योग कहते हैं। निर्माण की सबसे छोटी इकाई कुटीर उद्योग होती है। बारंबार पूछा जाने वाला सवाल है, जिसके उदाहरण आपको चित्रानुसार इस किताब में दे रखे हैं। क्लियर है? फिर है छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग की हम बात करें तो एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण इसका ये होता है कि घर के बाहर के लोग भी, जिनकी संख्या 50 तक हो सकती है, जो अर्धकुशल श्रमिक के रूप में, जो शक्ति के साधनों से मतलब मशीनों का उपयोग करके जो विनिर्माण का कार्य कर रहे हैं, वो क्या किसके अंतर्गत आएंगे? छोटे पैमाने के उद्योग के अंतर्गत आएंगे। अब बहुत बड़ी बात इसके लिए ये है कि विकासशील देशों में, विश्व के विकासशील देशों में
सबसे ज़्यादा जो उद्योग चलता है वो कौन सा होता है? छोटे पैमाने के उद्योग चलते हैं। विकासशील देशों के अंतर्गत कौन से? भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। इन देशों में जो उद्योग चलाए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है कि जनसंख्या अधिक है, उनको रोजगार उपलब्ध करवाना है। क्लियर है? इस उद्देश्य से यदि कोई उद्योग है तो वो छोटे पैमाने के उद्योग माने जाएंगे। ये सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट, बड़े पैमाने के उद्योग जिनमें श्रमिकों की संख्या 50 से ज़्यादा है। सामान्यतः ये सवाल इसी रूप में पूछ लिया जाता है। बहुत बड़ा विशाल बाजार हो, जितने भी मैंने उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक गिनाए हैं एक एक करके, वो सभी के सभी इसमें इम्प्लीमेंट होते हैं। सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। पूंजी भी अधिक चाहिए, सरकारी सहयोग भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, कच्चा माल भी चाहिए, बाजार भी चाहिए, कुशल श्रमिक भी चाहिए, तकनीकी विकास भी चाहिए, परिवहन भी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी चाहिए। ये सारा का सारा यदि कहीं संयोग मिलता है तो वो बड़े उद्योग के लिए स्थापना के लिए आदर्श जगह होगी। ठीक है। पिछले 200 वर्षों में इसका विकास अधिक हुआ है। सबसे पहले कौन से कुटीर उद्योग आए थे, उसके बाद में छोटे पैमाने के उद्योग आए थे, और वर्तमान में बड़े पैमाने के उद्योग विकसित और विकासशील देशों में इनका वितरण ज़्यादा पाया जाता है। वर्तमान में सभी प्रकार के जितने भी उद्योग हैं उनमें बड़े प्रकार के उद्योगों को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब बात करते हैं कच्चे माल पर आधारित उद्योग की बात। देखें, कच्चे माल पर आधारित उद्योग की बात करेंगे तो इसको हमने 5 आधार पर देखना है। 5 शीर्षकों में: कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है? आपको सूची 1 और 2 बना करके दी जा सकती है। जैसे आपको इनमें से कुछ भी दे दिया: शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, कोको, मसाले, तेल, वस्त्र, रबड़ उद्योग, सूती, रेशमी, जूट। ये सारे के सारे उद्योग किस पर आधारित हैं? कृषि आधारित हैं। भोजन प्रसंस्करण इस पर आधारित डिब्बा बंद खाद्य, डेयरी उद्योग से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं जो पैकिंग के रूप में काम आती हैं, वो ये सारी किस में आ जाएगी? भोजन प्रसंस्करण में आ जाएगी। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। वो कृषि आधारित भी हो सकती है, वो पशु आधारित भी हो सकती है, वो खनिज आधारित भी हो सकती है, लेकिन कृषि आधारित में आपने ये उदाहरण ध्यान में रखने हैं। क्लियर है? खनिज आधारित उद्योगों की बात करें तो उसमें लोहा इस्पात उद्योग की बात करेंगे, सीमेंट की बात करेंगे, मिट्टी के बर्तन की बात करेंगे, तांबा, ज्वारात, धात्विक और अधात्विक जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनसे संबंधित यदि कोई उद्योग हैं तो वो खनिज आधारित उद्योगों में आ जाएंगे। रसायन आधारित उद्योगों की बात करें तो खनिज तेल पर आधारित जितने भी पेट्रोलियम हुआ, नमक की बात आई, गंधक की बात आई, गंधक के तेजाब की बात, पोटास पर आधारित उद्योग की बात आई, ये सारे के सारे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, रेशा बनाना, ये सारा का सारा किस में आ जाएगा? रसायन आधारित उद्योगों की बात आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है कि सूची 1 दे दी, सूची 1 और सूची 2 दे दी। इसमें आपसे ये पूछ लिया कि सूची 1 में कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित और वन आधारित उद्योगों की बात कर ली, और यहाँ पर इनके एग्जाम्पल दे दिए और मिलान करना है। तो मिलान करने का सवाल बहुत ही अच्छा बन सकता है किस पर? कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के ऊपर। क्लियर है? अब बात आती है कि पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग में हाथी दांत उद्योग। देखें, इसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं ना, वो एग्जाम्पल उठने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जैसे चमड़ा और ऊन उद्योग, ये पशु आधारित उद्योगों की बात है। उत्पादन और उत्पाद आधारित उद्योग, ये बहुत अच्छा सवाल बनता है। देखें, एक ऐसा उद्योग होता है जो सभी उद्योगों के लिए मशीनरी तैयार करके देता है, उद्योगों के लिए मशीनरी तैयार कर देता है,
वो कहलाता है आधारभूत उद्योग। और आधारभूत उद्योग में किसका एग्जाम्पल लेते हैं हम? लोहा इस्पात उद्योग का। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? एक होता है गैर आधारभूत उद्योग, जो कि किसी प्रकार की मशीनरी तैयार नहीं करता है लेकिन उत्पाद तो करता है, जैसे रोटी, ब्रेड, बिस्किट, चाय, साबुन, कागज, टेलीविजन, श्रृंगार का सामान। ये सारे एग्जाम्पल यदि आपको दे दिया जाए, उनमें एक ये कह दिया लोहा इस्पात, तो ये पूछ लें कि निम्न में से कौन सा आधारभूत उद्योग है, तो लोहा इस्पात उद्योग। और निम्न में से कौन से आधारभूत उद्योग नहीं है, तो ये सारे आ जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर उद्योग की बात करें तो हमने 3 प्रकार के उद्योग की बात करनी है, एक सार्वजनिक, एक निजी और एक संयुक्त। सार्वजनिक वो है जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जो सारे के सारे सरकार द्वारा संचालित होते हैं, वो सार्वजनिक होंगे। निजी में कोई व्यक्तिगत किसी का स्वामित्व है तो वो निजी के अंतर्गत आएगा। और संयुक्त में जिसमें सार्वजनिक और निजी संयुक्त रूप से उसको संचालित करते हैं, वो संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं परंपरागत बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेश की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परंपरागत उद्योग की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा? इसमें वो चीजें आएंगी जो परंपरागत तरीके से वायु प्रदूषण करते हुए जो उद्योग स्थापित किए थे, जिसमें जो प्रमुख ऊर्जा का संसाधन होता था वो कोयला हुआ करता था। कोयला आधारित जितनी भी चीजें हैं, जिसमें भारी इंजीनियरिंग उद्योग हो जाएगा, धातु गलाई के उद्योग हो जाएंगे, कोयला आधारित उद्योग हो जाएगा, रसायन वस्त्र उद्योग हो जाएगा। ये सारे के सारे किस पर चलते थे? वायु प्रदूषण आधारित कोयला के आधार पर चलते थे। इसीलिए इनको धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी कह देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर है? इसमें एक उदाहरण आएगा जिसमें रूहर। अब ये सवाल पूछा जाता है कि रूहर किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला क्षेत्र है। रूहर लोहा इस्पात के लिए भी प्रसिद्ध है, लोहा इस्पात उद्योग है कहाँ पर? जर्मनी में है। और जर्मनी कहाँ? यूरोप का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है रूहर की। वर्तमान में रूहर के साथ हो क्या रहा है? यहाँ पर कोयले की मांग की कमी आने के कारण ये उद्योग क्षेत्र संकुचित होता जा रहा है। जर्मनी में 80% जो लोहा इस्पात का उत्पादन है वो रूहर क्षेत्र से ही हो रहा है। रूहर क्षेत्र से ही लोहा इस्पात का निर्यात किया जा रहा है। किसको निर्यात किया जा रहा है? निकटवर्ती यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो भी लोहा इस्पात आधारित उद्योग है, उनको ये सप्लाई किया जा रहा है, निर्यात किया जा रहा है। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है लोहा इस्पात उद्योग। देखें, एक होता है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग कहें तो लोहा इस्पात उद्योग होगा। एक होता है उद्योगों का आधार। उद्योगों का आधार तो वो कोयला होगा, कोयला। आधारभूत उद्योग तो लोहा इस्पात है, लोहा है। और कोयलों ये आधार किसका? उद्योगों का आधार तो वो कोयला होगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? लोहा इस्पात की जब भी बात करेंगे तो इसमें जो कच्चा माल इस्पात बनाने के लिए चाहिए उस चीज को ध्यान में रखना है, जैसे कार्बन, कोयला, चूना पत्थर और मैग्नीज। ये 3 चीज आपने ध्यान में रखनी है। कोयले को आप ऊर्जा के रूप में, चूने को इसके साथ मिला करके अयस्क के साथ फिर कच्चा लोहा तैयार किया जाता है। और कच्चे लोहे में यदि मैग्नीज मिला करके इसको तैयार किया जाए तो वो इस्पात बन जाता है। इस्पात, जंग रोधक इस्पात। क्लियर है? ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। परंपरागत रूप से भी उद्योग चल रहे हैं और आधुनिक रूप में भी लोहा इस्पात के उद्योग स्थापित होने जा रहे हैं। विश्व में यदि लोहा इस्पात के उद्योगों की वितरण की बात करें, क्योंकि पूरे विश्व में ये फैला हुआ है, लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, एशिया में जापान, चीन
और भारत, ये तीन एशिया में प्रमुख देश हैं जो लोहा इस्पात उद्योग के बड़े देश हैं। यूरोप की बात करें तो आपने जर्मनी को याद रखना है, और यूके ब्रिटेन को याद रखना है, फ्रांस को याद रखना है। ये तीन ही चीज याद रखनी है। एक ग्लासगो को याद रख सकते हैं। उसके अलावा आपने यूएसए को याद रखना है। ये प्रमुख हैं जो विश्व में लोहा इस्पात के प्रमुख उत्पादक देश हैं। यूएसएसआर, सोवियत रसिया, इसको भी आप याद रख सकते हैं। यही प्रमुख क्षेत्र हैं जो लोहा इस्पात के अंतर्गत विश्व में प्रमुख स्थान रखते हैं। देखें, लोहा इस्पात जहां लगेगा वहां पर अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उत्तरी अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, एशिया की बात करें, यही तीन प्रमुख महाद्वीप है जहां पर ये विकसित हुए हैं। तो उत्तरी अमेरिका में लोहा इस्पात की बात करें तो उत्तर अपलेशियन क्षेत्र, जिसमें भी पिट्सबर्ग, ये याद रखना, वर्तमान में पिट्सबर्ग से सबसे ज़्यादा लोहा इस्पात निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर आर्द्रता अधिक होने के कारण यहाँ पर लोहे में जंग लग जाती है, इसीलिए इसका महत्व घट गया है। इस पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। ये सवाल ऐसे कैसे पूछा जा सकता है। और कौन से क्षेत्र है? महान झील प्रदेश। महान झील प्रदेश में कौन से क्षेत्र आ जाएंगे? शिकागो, गेरी, ईरी, क्वींसलैंड, लॉरेन, बफेलो, ड्यूलेथ, ये सारे के सारे यूएसए के क्षेत्र हैं, यूएसए के। क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखनी है। एक अटलांटिक तट पर, यूएसए में ही अटलांटिक तट पर स्पेरोज पॉइंट और मॉरिस विले, ये भी प्रमुख क्या है? लोहा इस्पात क्षेत्र है। एक इसका यदि दक्षिणी यूएसए में देखें तो अलाबामा क्षेत्र, अलाबामा क्षेत्र देखिए, अलाबामा क्षेत्र एक यूएसए में भी है, एक यूके में भी है। यूके वाला किसके लिए फेमस है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। लेकिन यूएसए वाला किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात क्षेत्र के लिए। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। यदि हम यूरोप की बात करें तो सबसे प्रमुख ग्रेट ब्रिटेन की बात आएगी। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम और शेफील्ड, ये उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे। जर्मनी, जर्मनी में ड्यूइसबर्ग, डोर्टमुंड, ड्यूशुल्डोर्फ, एसेन, ये नाम याद रखने हैं। फ्रांस, फ्रांस में ली क्रियोसोल्ट, सेंट इटिनी, ये याद रखना है। सोवियत रसिया की बात करें तो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपेटेस्क और टुल्ला, ये याद रखना है। यूक्रेन की बात करें तो क्रिबोई, राग और दोनेत्स्क, ये याद रखने हैं। एशिया में बात करें, जापान, जापान में नागासाकी, टोक्यो और योकोहामा। चीन की बात करें तो इसमें संघाई और वुहान, ये दो प्रमुख रहेंगे। भारत की बात करें तो भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम और भद्रावती। जैसे ही हम भारत के भूगोल की बात करेंगे तो इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे। क्लियर है? अब आपने क्या करना है? एक विश्व का नक्शा लेना है। इस विश्व के नक्शे में ये सारे के सारे देश जिनके प्रमुख क्षेत्र हैं, देश और उनके प्रमुख क्षेत्र को आपने चिन्हित करना है। यहां से आपसे सवाल पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर है? फिर बात करते हैं सूती कपड़ा उद्योग की। विश्व का सबसे प्राचीन कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। भारत में यदि कहें कि सबसे ज्यादा जो रोजगार देने वाला विनिर्माण उद्योग है तो वो कौन है? सूती वस्त्र उद्योग है। ये चीज आपने ध्यान में रखने। क्लियर है? सूती वस्त्र के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म की कपास होना बहुत जरूरी है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। विश्व के 50% से अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र, इन देशों से 50% से अधिक कपास का उत्पादन होता है। क्लियर है? अकेला यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात कर लेता है, क्योंकि यहां पर उत्पादन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है।
क्लियर है। तो इसके बाद उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि उद्योग स्थापित करना है तो उसमें टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी होना बहुत जरूरी है। नवीन जितने भी उद्योग हैं उसको तकनीकी विकास के आधार पर स्थापित किया जा रहा है, और तकनीकी विकास से संबंधित जितने भी श्रमिक होते हैं उनको श्वेत कॉलर श्रमिक कहते हैं। श्वेत कॉलर श्रमिकों का योगदान इसमें सबसे बड़ा रहता है। एक इसमें जो श्रमिक होते हैं वो नीला कॉलर श्रमिक, जो लेबर का काम करते हैं, वो नीला कॉलर श्रमिकों की संख्या अधिक रहती है। क्लियर है। इसकी विशेषता क्या रहेगी? उच्च तकनीकी विकास। अब उच्च तकनीकी विकास के प्रमुख क्षेत्र जो कि इसको आप टेक्नोलॉजी से संबंधित बात करें, सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी या सिएटल के समीप सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी, ये प्रमुख क्षेत्र विश्व के उच्चतम टेक्नोलॉजी से संबंधित ये क्षेत्र हैं। भारत में भी क्या ऐसा कोई ध्रुव बनने जा रहा है क्या? बिल्कुल बनने जा रहा है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? बेंगलोर से। बेंगलोर, तो मैप में बेंगलोर को भी याद रखना है कि ये टेक्नोलॉजी का हब है। कहाँ पर? भारत में। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने विनिर्माण से संबंधित विश्व से जितने भी उच्च कोटि के उद्योग हैं उनकी चर्चा की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसको तुरंत शेयर कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।